हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी यूपीआरओ री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हमारा डे 5 है। इसमें अभी आपके डे 4 तक के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जा चुके हैं और इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर आपको अवेलेबल होगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन श्रृंखला को देख सकते हैं। और इस सीरीज को चलाने का मेन उद्देश्य है कि आपके आगामी एग्ज़ाम में आपकी तैयारी को बेहतर बनाना है, जिसमें डेली बेसिस पे आपको 10 से 11 क्वेश्चन आपके 15 से 20 मिनट में प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपकी ज़्यादा बर्डन भी ना हो, प्रैक्टिस भी होती रहे। तो ये डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चन है, जिसमें अभी प्रेजेंट में जीएस के क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे करके आपके और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जैसे कि हिंदी सीसेट के जो भी प्रश्न होंगे तो उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो कम है, मतलब कि एक लिमिट में है, लेकिन एक टाइम बाद आपको इन प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जय संहिता और सत सहस्त्र संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को कहा जाता है। जिसमें ऑप्शन ए आता है रामायण, ऑप्शन बी आता है महाभारत, ऑप्शन सी आता है वेद और ऑप्शन डी आता है उपनिषद। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा कि ये जो जय संहिता और सत सहस्त्र संहिता है ये महाभारत को कहा जाता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं इसके संदर्भ में कि व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो जय संहिता जो है वह भारत तथा सत सहस्त्र संहिता भारत के अन्य नाम है। तो ये किसके अन्य नाम है? जय संहिता भारत और सत सहस्त्र संहिता महाभारत के अन्य नाम हुआ करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें महाभारत के कितने पर्व होते हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया है 15 पर्व, ऑप्शन बी दिया गया है 18 पर्व, ऑप्शन सी दिया गया है 17 पर्व और ऑप्शन डी दिया गया है 20 पर्व। तो इसके अंतर्गत आपको बात करनी है कि इसमें कौन सा पर्व आपका होगा। तो इसके अंतर्गत एक तरीके से बात की जाए तो ऑप्शन बी होगा कि इसमें 18 पर्व आते हैं। तो महाभारत में कुल कितने पर्व होते हैं? कुल आपके 18 पर्व, यानी कि अध्याय, जिन्हें अध्याय कहा जाता है आमतौर पर। और ये जो है जिसमें शांति पर्व जो है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है। और कुल जो अध्याय या पर्व की बात की जाए तो कुल 18 अध्याय हुआ करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है विलियम हंटर, ऑप्शन बी दिया गया है मुनरो, ऑप्शन सी दिया गया है टॉमस ग्रांट और ऑप्शन डी दिया गया है कॉर्नवालिस। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका उत्तर कौन सा होगा। मेरे क्वेश्चन की आंसर बताने के पहले ही आपको इसका आंसर देख लेना है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और आप भी उस चीज़ को एनालाइज कर पाएँ कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, क्या आपको सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी एक ऐसा टेन्योर है कि आप किसी चीज़ को, जो चीज़ आपको आ नहीं रही है, तो आप उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से शुरू से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट वीक है तो अभी आप उसको शुरू से भी उठाते हैं, रिवीजन ना करके डायरेक्ट ही मतलब कि बेसिक से उठाते हैं, तो सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। तो उस बेसिस पे आपको ध्यान में रखना है, उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बने। तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता के संदर्भ में बात की गई है, तो इसमें कौन सा होगा आपका। तो इसमें एक तरीके से बात की जाए तो ये आता है ऑप्शन ए कि विलियम हंटर के द्वारा इंपीरियल गजेट के संकलनकर्ता रहे थे। तो इसके अंतर्गत व्याख्या को देखा जाए तो व्याख्या आपकी सिंपल ही है कि इसके संकलनकर्ता विलियम हंटर थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया, जिसमें सूची 1 और सूची 2 के अंतर्गत दिया गया है। जिसमें सूची 1 के अंतर्गत ए में आता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और एक आता है वर्ष 1876 इंडियन एसोसिएशन, वर्ष 1870 पूना सार्वजनिक सभा 1866 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वर्ष 1885। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका कथन सही होगा। कथन मतलब कि ये जो कूट दिए गए, कूट के अंतर्गत जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन बी होता है कि 3 2 4 1 होता, और ऑप्शन सी दिया गया है कि 3 1 2 4 होगा, और ऑप्शन डी दिया गया है 2 3 4 1 होगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा कि क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो आपकी 1866 को हुई थी।
फिर आता है इंडियन एसोसिएशन, उसकी स्थापना वर्ष 1876 को हुई थी। फिर आता है पूर्णा सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से सुमेलित है, जो कि 3, 1, 2, 4 की फॉर्म में सही होता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस श्रृंखला के अंतर्गत, जिस श्रृंखला में देखते हैं कि निम्नलिखित में से अलीगढ़ आंदोलन से कौन सा संबंधित था। मतलब कि इसमें कुछ समाज सुधारकों के नाम दिए गए हैं, तो इनके अंतर्गत बताना है कि कौन अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। पहला दिया गया है सैयद अहमद खान, दूसरा दिया गया है चिराग अली, तीसरा आते हैं हुसैन अली, चौथी आती है सिबली नुमानी। तो ये आपको बताना है कि इनमें से आपके कौन कौन से कथन सुमेलित हैं। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 व और 2, ऑप्शन बी दिया गया है 1 व 3, ऑप्शन सी दिया गया है 1 व 4 और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन कौन से लोग इससे संबंधित थे। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें सैयद अहमद खान भी संबंधित थे, चिराग अली भी संबंधित थे, हुसैन अली भी थे और सिबली नुमानी भी इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा कि अलीगढ़ आंदोलन जो था आपका 1875 में हुआ था। तो किसके अध्यक्ष, मतलब कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया गया जो कि 1875 में हुआ था। और इस आंदोलन में चिराग अली, उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद तथा मौलाना सिबली नोमानी आदि इससे संबंधित थे। तो ये अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में आता है। और आपके डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, और ये तो इसके नेतृत्व करता, मतलब कि अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित जो नेता हैं उनके बारे में आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम की पहचान करनी है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है अष्टमुदी झील, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन ए के अंतर्गत आता है अष्टमुदी झील, बेम्बनाथ झील, सष्टम कोट्टा झील आता है। ऑप्शन बी के अंतर्गत आता है बेम्बनाथ झील, अष्टमुदी झील, सष्टम कोट्टा झील आता है। ऑप्शन सी के अंतर्गत सष्टम कोट्टा झील, अष्टमुडी झील, बेम्बनाथ झील आती है। और ऑप्शन डी के अंतर्गत नक्की झील, पुष्कर झील, शामर झील है। तो इसके अंतर्गत आपको इन कथनों में से, मतलब कि उत्तर से दक्षिण का जो सीक्वेंस है उसके बारे में बात करनी है कि कौन सी झीलें हैं जिनका आप नॉर्थ से साउथ की ओर जब आते हैं तो उनका एक क्रम दिखाई देता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो बात की जाए तो सबसे पहले तो आपकी बेम्बनाथ झील होती है, बेम्बनाथ झील दिखाई देती है। फिर आती है आपकी अष्टमुदी झील, फिर बाद में सष्टम कोट्टा झील। और ये जो झीलें हैं ये आपका जो केरल है, केरल के ये प्रमुख झीलें हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर इनका क्रम इस तरीके से दिखाया गया कि आपके ऊपर पे होगी बेम्बनाथ झील, यहाँ पर बेम्बनाथ होगी, फिर यहाँ पर अष्टमुडी, फिर यहाँ पर सष्टम कोट्टा, तो इसके अंतर्गत होगी। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन बी है कि इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि व्याख्या के संदर्भ में कि उपयुक्त झीलों में जो उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम जो है बेम्बनाथ झील का, अष्टमुदी झील का, सष्टम कोट्टा झील का है, जो कि तीनों केरल की हैं, जबकि नक्की झील, पुष्कर झील और सांभर झील राजस्थान की झील है जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो ये आपके नॉर्थ से साउथ की ओर कौन सी झीलें हैं आपकी आती है, ये जो केरल में है बेम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील, सष्टम कोट्टा झील। और जो आपकी दक्षिण से मतलब कि साउथ टू नॉर्थ है, इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आती है नक्की झील, पुष्कर झील और सांभर झील आती हैं। तो ये जो राजस्थान की झील है तो इसमें 2 राज्यों की झीलों के क्रम में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर के क्रम को इसमें दर्शाया गया है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन बी दिया गया है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। ऑप्शन सी दिया गया है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। और ऑप्शन डी दिया गया है कि काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर। तो इसके अंतर्गत आपको पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम बताना है कि इन महासागरों से जितने भी ये सागर हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कैस्पियन सागर के सराउंडेड कंट्री के बारे में बताइए, काला सागर के सराउंडेड कंट्रियाँ, भूमध्य सागर के सराउंडेड कंट्रियाँ, अरल सागर के सराउंडेड कंट्रियों के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो आपके इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें प्रेजेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पश्चिम से पूर्व तक के सही क्रम को बताना है इसमें। तो एक तरीके से देखा जाए तो
आप जब वे पश्चिम से मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पड़ता है, उसके बाद आपका काला सागर आता है, फिर कैस्पियन सागर, उसके बाद अरल सागर। तो ये जो क्रम है ये एक तरीके से सीक्वेंस है। जो आपका भूमध्य सागर है वह मिस्र के पास है, जहाँ पर आपके जो अफ्रीका है, अफ्रीका का उत्तर पूर्वी भाग होता है, और इस तरीके से आपका यहाँ जो यूरोप है उसका भाग होता है। तो इसके बीच में आपका मिस्र आता है। मिस्र के बाद भूमध्य सागर आता है, फिर आपका उसी के अंतर्गत देखा जाए तो फिर आपका काला सागर आएगा, फिर कैस्पियन सागर आएगा, फिर इस साइड आएंगे तो आपका अरल सागर आएगा। तो ये सागरों का क्रम है, तो ऑप्शन सी होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र में कृषि का एक प्रकार है। तो कृषि के एक प्रकार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें हिमालय क्षेत्र में कौन सा कृषि का एक प्रकार है। ऑप्शन ए दिया गया है दीपा, ऑप्शन बी दिया गया है बीरा, ऑप्शन सी दिया गया है वालरा, और ऑप्शन सी डी दिया गया है खिल। तो इसके अंतर्गत आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत जो आपका हिमालय क्षेत्र में जो कृषि है वह एक तरीके से खिल प्रकार की कृषि होती है। तो ऑप्शन डी इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी है। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि जो खिल कृषि है उसके अंतर्गत कौन कौन है। खिल कृषि के संदर्भ में बात की जाए तो यह एक प्रकार की कृषि है जिसमें दीपा जो है वह छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की मतलब कि स्थानीयता के आधार पर कृषि के नामों की विविधता के संदर्भ में बताया गया। तो खिल क्या है, हिमालय क्षेत्र की कृषि हो गई। फिर आपकी दीपा जो है वह छत्तीसगढ़ की कृषि, मतलब कि दीपा में जो छत्तीसगढ़ में कृषि होती है वहाँ पर दीपा के नाम से जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश में कृषि कही जाती है वह बीरा के नाम से जाना जाता है। और बीरा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होती है, और वालर जो है वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान की कृषि का एक प्रकार है। तो इस तरीके से ये कृषि के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में बताया गया है, जिसमें खिल हिमालय क्षेत्र, दीपा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीरा, और वालर जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कृषि के एक प्रकार के संदर्भ में ये जानी जाती है। तो इसके अंतर्गत ये आता है, जो कि ऑप्शन डी होगा। अब आता है हमारी श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित में से गलाथिया की पहाड़ी या गलाथिया की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो गलाथिया की खाड़ी के संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए दिया गया है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी आता है भारत के पश्चिमी तट, और ऑप्शन डी दिया गया है उड़ीसा तट पर। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सही है। तो इसमें गलाथिया की पहाड़ खाड़ी के अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी होगा कि गलाथिया की पहाड़ी खाड़ी कहाँ पर है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो गलाथिया की जो खाड़ी है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गलाथिया की खाड़ी दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए एंजीमेटिक जियोन टर्टल यानी कि कौन सी रहेगी, एंजीमेटिक जियोन टर्टल का भारत में नेटिंग स्थल है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है जो 3 दशकों में किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से खोजा गया है। तो ये एक तरीके से गलाथिया की खाड़ी है। तो इस तरीके की खाड़ियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी चर्चा में रहती हैं, या फिर उनसे रिलेटेड जो मुद्दा वर्तमान में उभर रहा होता है, या फिर उनका कोई ज्योग्राफिकल महत्व रहता है, आर्थिक महत्व रहता है। तो इस तरीके से इनके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो आपके प्रत्येक ईयर बदलते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो अभी जो आपके 3-4 महीने उसमें कोई एक ऐसा इशू हुआ या फिर किसी खाड़ी से रिलेटेड, किसी महासागर से रिलेटेड जो भी विवादित इशू आया तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको उसको सबको नोटिस करना है, क्योंकि करंट अफेयर में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह बेसिस पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि जो चर्चा में रहा और क्या उससे रिलेटेड उसके संदर्भ में देखे जाते हैं, किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो उसके संदर्भ में क्वेश्चनों की श्रृंखला पूछी जाती है। तो आपको अभी से प्रत्येक क्वेश्चन के मतलब कि प्रत्येक न्यूज़ को नोटिस करना है। अब आता है कि गलाथिया की आपकी अंडमान निकोबार में है, जो कि किसके कारण फेमस रही थी, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए, जो कि एक सबसे बड़े समुद्री कछुए एंजीमेटिक जियोन टर्टल जो भारत में नेस्टिक स्थल है उनके संदर्भ में जो सर्वेक्षण किया गया था उसके कारण ये चर्चा में रही थी। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना भी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि गोदावरी की सहायक नदियों में निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं है।
तो गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है मंजरा, ऑप्शन बी आता है बैनगंगा, ऑप्शन सी आता है पैनगंगा और ऑप्शन डी दिया गया है ढिंडी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। तो कौन सी शामिल नहीं है आपकी, जैसे कि मंजरा हुई, बैनगंगा और पैनगंगा, ये तीनों जो नदियां हैं ये आपकी गोदावरी की सहायक हैं, लेकिन डिंडी जो है वह आपकी गोदावरी की सहायक नहीं है। चलिए तो इसके अंतर्गत व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या के अंतर्गत बात की जाए तो गोदावरी की जो सहायक नदी है उन सहायक नदियों के अंतर्गत आता है आपकी मंजरा, बैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, मनेरी, सबरी, पूर्णा, मूला, दूधना, इंद्रावती तथा प्राणहिता आती हैं। तो कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? मंजरा, बैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, मनेरी, सबरी, पूर्णा, मूला, दूधना, इंद्रावती और प्राणहिता इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आती है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत ये बात की जाए तो उसमें आती है डिंडी, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूशी, घटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा इत्यादि आते हैं। तो कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? डिंडी, तो ये आपकी इसमें आपकी जो ऑप्शन डी में डिंडी था तो वो गोदावरी की सहायक नदी ना होके आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, तो आपका ऑप्शन डी दिया गया उत्तर। लेकिन ये कृष्णा की सहायक नदियों की डिंडी के अंतर्गत और अंतर्गत नदियाँ आती हैं जैसे कि कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा इसके अंतर्गत ये प्रमुख नदियाँ आती हैं। और गोदावरी की सहायक नदियों में कौन सी आती है? मंजरा, बैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, मनेरी, सबरी, पूर्णा, मूला, दूधना, इंद्रावती और प्राणहिता। इन सभी को आपको याद कर लेना है क्योंकि इस तरीके की जो जैसे गंगा और नर्मदा की जो हाईलाइटेड रहती है वो तो ज़्यादातर याद रहती हैं जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, लेकिन जो सहायक नदियाँ होती हैं वो छोटी नदियाँ होती हैं तो वो कुछ कुछ याद नहीं रहती हैं, और याद नहीं रहती हैं तो वही एग्जाम में एक एरर मिस्टेक के रूप में भी होती हैं। तो आपको प्रत्येक नदियों के बारे में भी इस तरीके से नोटिस करके पढ़ना है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है वो जो आज के डेली टारगेट के अकॉर्डिंग वो फिनिश होती है। अब नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का टारगेट रहेगा जिसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी डेली प्रैक्टिस सेट की आपको PDF मिलेगी और हमारे द्वारा जो भी क्लासेस ली जाती हैं तो उनकी PDF भी वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। धन्यवाद।